हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द चेक बाउंस केस। ये पूरा प्रोसीजर हम केस फाइल, नोटिस से केस फाइल और जजमेंट तक का प्रोसीजर पूरा देखेंगे। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत अंडर सेक्शन 138 के तहत हम डिसऑनर ऑफ चेक के तहत हम केस फाइल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, जो ए और बी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ व्यवहार हुआ है, तो उसमें अगर ए ने बी को कुछ अमाउंट दी है, उसके बदले में बी ने अगर ए को उसके बदले चेक दिया है, तो कुछ टाइम दिया है, 15 दिन में देना है, 30 दिन में देना है। अगर 30 दिन में बी ने अगर पैसे ए को नहीं दिए, तो ये उसने दिया हुआ, बी ने दिया हुआ चेक जो है वो बैंक में लगा सकता है। अगर वो चेक बैंक से वापस आता है, वो क्लियर नहीं होता, तो कुछ रीज़न देता है बैंक क्यों किस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उसमें कुछ रीज़न हो सकते हैं, इनसफिशिएंट फंड है, पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉवर, सिग्नेचर डोंट मैच और अकाउंट क्लोज। ऐसे कुछ रीज़न है, वो बैंक मेमो के साथ वो टिक मार्क करके आते हैं। तो देन बैंक आपको चेक रिटर्न और उसके साथ वो मेमो देता है, बैंक मेमो। उसमें रीज़न रहता है किस वजह से चेक क्लियर नहीं हो सका। देन हम डिमांड नोटिस भेजते हैं। कंप्लेनेंट डिमांड नोटिस भेजता है एक्यूज़ को। विद इन 30 डेज में उसे पेमेंट करना पड़ता है। अगर डिमांड नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का टाइम देता है उसे, डिमांड नोटिस मिलने के बाद वो 15 दिन में उस नोटिस का आंसर देना पड़ता है उसे, या पेमेंट आके देना पड़ता है, जो भी कुछ लिया है पैसा वो 15 दिन में देना ज़रूरी है और टाइम लिमिट है। अगर उस 15 दिन में अगर एक्यूज ने उस डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और पैसे नहीं दिए, तो कंप्लेनेंट जो है वो केस फाइल कर सकता है। तो केस फाइल कौन से प्रोविजन के तहत होती है? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर सेक्शन 138 के तहत डिसऑनर ऑफ चेक, इस टाइटल के नीचे हम केस चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एक्यूज की। देन उसके बाद उस नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट। तो कोर्ट कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट लेता है। कंप्लेनेंट को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, उसे विटनेस बॉक्स में खड़ा करके खुद मैजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट, कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गए, तो एक्यूज के खिलाफ समन विल बी इशू, समन इशू करते हैं और एक्यूज को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है अपेयर ऑफ द एक्यूज। एक्यूज को अपेयर होने के लिए नेक्स्ट डेट दी जाती है और नेक्स्ट डेट को एक्यूज को अपेयर होना पड़ता है। तो उसमें देखेंगे कि अगर एक्यूज अपेयर नहीं हुआ, तो उस नोटिस समन के बाद तो कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। तो हम डिटेल देखेंगे कि अपेयर ऑफ द एक्यूज। द एक्यूज शैल अपेयर इन द कोर्ट इन पर्सन और थ्रू दिस काउंसिल। The court will verify whether the summon issued by the court is received by the accused in spite of the receipt of summon. If the accused failed to appear before the court, then the court will issue an arrest warrant against him. The court will inquire the accused whether he admits the charge made by the complaint. In case of admission of guilt, the court will pose the matter for the punishment. If the accused deny the charges, then he will serve with the copy of the complaint and he will directed to submit his version of the defense. अगर उसके बाद एक्यूज कोर्ट में आता है, तो उसे मैजिस्ट्रेट चार्ज फेम करते हैं उसके लिए, वो उसे जो किया हुआ गुनाह है वो कबूल है या नहीं। तो अगर वो बोलता है कबूल है, तो कोर्ट उसी टाइम पनिशमेंट दे सकता है। अगर वो बोलता है मुझे गुनाह कबूल नहीं है, तो उसकी चार्ज फेम करके केस प्रोसीड होता है। उसके बाद में उसे बेल करके लेना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जामिनेशन इन चीफ। तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है कंप्लेनेंट का। द कंप्लेनेंट shall present his evidence by way of oral or affidavit and produce all documents including the original in support of his complaint. The complainant can also present his witnesses in support of his case. एग्जामिनेशन इन चीफ में जो है कंप्लेनेंट पूरे विटनेस दे सकता है। उसके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में
सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद वो पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है और एक्यूज़ के जो काउंसलर है वो कंप्लेनेंट का क्रॉस लेते हैं, वो क्रॉस पूरा लेते हैं और उस क्रॉस एग्जामिन के बाद जो अगर एक्यूज़ को कुछ विटनेस देने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं केस में, तो वो दे सकता है। तो उसके बाद आता है एक्यूज डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस विटनेस देता है वो। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, दोनों डिफेंस विटनेस पे क्रॉस होती है, कंप्लेंट के काउंसिल लेते हैं उनकी क्रॉस। देन उसके बाद आता है फाइनल आर्गूमेंट, बोथ पार्टीज आर फाइनल आर्गूमेंट। द कंप्लेनेंट एंड द काउंसिल और द काउंसिल्स shall submit the argument before the court. During the argument, the council may submit the President of the High Court and Supreme Court in support of their case. Usually, a written argument containing a gist of the oral argument is also submitted before the court. Then both counsels are final argue. Then court pronounce the judgment. तो उसमें अगर कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है तो उस बारे में हम देखेंगे। तो कन्विक्शन होने के होता है तो क्या पनिशमेंट होती है। तो कन्विक्शन, इफ द कोर्ट finds in favors of the complainant, then the accused will be punished with fine or imprisonment. He will be subjected to arrest or he can move a petition for suspension his sentence for a period of 30 days. So he can file an appeal before the session court. अगर कन्विक्शन होता है तो कोर्ट अपील के लिए एक्यूज को 30 डेज का टाइम देती है, वो अपील करके वो जो कन्विक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में जाने के लिए और रिलीफ लेने के लिए। अगर वो कंफर्म होता है रिलीफ, अगर सेशन कोर्ट एक्यूज को एक्विट करती है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेनेंट को अपील करने के लिए हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 378 सब क्लास 4 CRPC के तहत उसे अपील में जाना पड़ता है। और अगर ट्रायल कोर्ट पहले ही उसे एक्विटल करती है तो एक्विटल होने के बाद वो अपील तो नहीं करेगा, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो अपील सेशन कोर्ट को कर सकता है वो एक्विटल के अगेंस्ट में। तो ये पूरा प्रोसीजर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।